नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। चुनाव में 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वोटिंग का दिन, दूसरा एग्जिट पोल का दिन और तीसरा वोटों की फाइनल गिनती का दिन यानी नतीजों का दिन। आज पूरे देश को 5 राज्यों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल का इंतजार है। आज हम आपको देश का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल दिखाएंगे और बताएंगे कि आज के आंकड़े किस तरह के नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के आंकड़ों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे और कौन से चेहरे चले और कौन कौन फ्लॉप हो गए। आज के आंकड़ों में कई ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो आपको चौंका देंगी। इसलिए अगर आप सरल भाषा में राजनीति के इस मैच का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण देखना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे बिना चैनल चेंज किए आज तक देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस एग्जिट पोल की 7 बड़ी बातें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, यानी बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 140 से 162 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। और अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे सही साबित होते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई तरह के राजनीतिक प्रयोग किए थे, बड़े रिस्की प्रयोग थे। जैसा आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में भी हमारी टीम कई बार अलग अलग प्रयोग करती है, जैसे कि बैट्समैन का जो ऑर्डर होता है कई बार उसे बदल दिया जाता है, बीच में किसी नए बॉलर को ले आते हैं। ऐसा ही बीजेपी ने इस बार इस मैच में किया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था और इस फैसले पर तब बहुत बहस हुई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का यह दांव चल गया, यानी यह दांव काम कर गया और इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और बीजेपी ने यह पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था और इसका बीजेपी को फायदा ही फायदा मिला है। और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार बहुत बड़े अंतर से जीत सकती है। दूसरा आज का पॉइंट, इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 का है। यानी एग्जिट पोल में राजस्थान का राजनीतिक मैच सुपर ओवर में जाता हुआ दिख रहा है, या यह समझ लीजिए कि यह मैच आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जाएगा और जो भी जीतेगा उसका अंतर बहुत ही कम होगा। यह वो मैच है जो शायद 1 या 2 रन से जीता या हारा जाएगा। और इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, जहां कांग्रेस को 90 में से 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं। और छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला इतना कड़ा है कि यहां हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है, जिसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा और कोई भी पार्टी, हो सकता है बीजेपी या हो सकता है कांग्रेस, अपनी सरकार बना सकती है। तीसरा पॉइंट, इन सभी चुनावों में फ्री बीज वाली राजनीति का काफी गहरा असर दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने यह देखकर चुनाव में अपना वोट दिया है कि कौन सी पार्टी उन्हें कौन सी चीज मुफ्त में दे रही है। यानी मुफ्त का माल काम कर गया है और मुफ्त के माल पर अच्छा खासा वोट पड़ा है। चौथा पॉइंट, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वोटों की सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के नतीजों से लगता है कि कांग्रेस को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। जिस छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय के 31% वोट हैं और जहां कांग्रेस ने चुनावों में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, वहां ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को मिले हैं।
इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस जाति जनगणना के जरिए पिछड़े वोटों की जो इंजीनियरिंग करना चाहती थी उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। यानी कांग्रेस के जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स थे, जो सोशल इंजीनियर्स थे, वो यहां फेल हो गए। पांचवां पॉइंट यह है कि इन तीनों राज्यों में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा है और बीजेपी को बहुत सारे वोट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर अब भी सबसे ज्यादा काम कर रहा है। यानी इन चुनावों में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और उन्होंने अपने दम पर जो अपने सोलो शोज किए हैं, जो अपने सोलो रोड शोज उन्होंने किए हैं इन राज्यों में, इससे बीजेपी को काफी फायदा मिला है। छठा पॉइंट, अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोट ज्यादा निर्णायक हो गए हैं और महिला वोटर्स अब पार्टियों की हार और जीत का फैसला कर रही हैं। यह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उन्हें हम बधाई भी देना चाहते हैं कि अब हमारे देश की महिलाएं तय करती हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी एग्जिट हो जाएगी। और इन एग्जिट पोल से यह भी पता चलता है कि अभी देश में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर कैसा माहौल है और बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले में कांग्रेस की स्थिति अब भी ज्यादा नहीं बदली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये वो तीन राज्य हैं जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है हमेशा से। लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार रही है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उसके लिए मुकाबला आसान नहीं है। यानी वहां भी मुकाबला जो है वो बिल्कुल 19-20 का मुकाबला है। तो ये एक बड़ी बात है जो इन एग्जिट पोल से दिखाई दे रही है, जो अभी तक आंकड़े आए हैं। और इंडिया टुडे के साथ ये एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने किया है, जिसके सीएमडी या जिसके सबसे बड़े इंजीनियर प्रदीप गुप्ता इस समय मेरे साथ हैं और अब ब्लैक एंड व्हाइट में वो आपको ये बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के कितने करीब हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आंकड़ों के जादूगर हैं, आप एग्जिट पोल्स के जादूगर हैं। हर बार आप जो अंदाजा लगाते हैं वो सही बैठता है, इसीलिए हमारा जो एग्जिट पोल आज तक पर और इंडिया टुडे पर चलता है सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल माना जाता है। आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जी, आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में ये समझाइए कि कौन कौन से बड़े उलटफेर, कौन कौन सी सरप्राइजेस आज के एग्जिट पोल में है और वो क्यों हो रहे हैं। देखिए, पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य 230 सीटों के साथ, तो मध्य प्रदेश में सबसे जो बड़ी बात है, मैं सबको कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मुझे मध्य प्रदेश का नेचुरली मैं वहां से आता हूं, तो मुझे करीब करीब अच्छी खासी जानकारी है विषयों की और व्यवस्थाओं की। व्यवस्था बड़ी चीज होती है जो कि सरकार के जरिए आती है लोगों तक। तो पिछले 20 साल 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस की सरकार के, तो जो लगातार बीजेपी और खासकर शिवराज सिंह चौहान जी की जो राज्य सरकार की डिलीवरी है, लगातार हम देखते हैं, चाहे आप रोड में कह लीजिए, चाहे बिजली में कह लीजिए। हमको ये पता है कि जब हम महाराष्ट्र से, मैं बॉम्बे रहता हूं तो महाराष्ट्र से एंटर करना होता है मध्य प्रदेश में बाई रोड, तो ऐसा लगता था कि सड़कें तो है ही नहीं। महाराष्ट्र की सड़कें एकदम नई, हम उसको कहते थे नई शर्ट, और जैसे ही एमपी में पहुंचते थे तो पुरानी शर्ट नहीं, फटी हुई शर्ट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस बार ये भी लोग कह रहे थे कि भाई शिवराज सिंह चौहान से थक चुके हैं, अब उनके चेहरे को हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। फिर भी बीजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन करना क्या बताता है? क्या ये इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था? देखिए सुधीर जी, जो जनता होती है ना, पहले तो जान लीजिए कि 70% 75% जनता तो गांव में रहती है और उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर ना डिक्लेयर, उनको तो जो सामने नजर आता है उनको तो एक शिवराज सिंह चौहान की आदत हो गई है। उनके ही जहन में ये है ही नहीं कि शायद शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो तो ये देखते हैं जिसने मुझे शुरू से व्यवस्थाएं और सुविधाएं और डिलीवरी दी है वो आज भी दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति, एक आम मानस होता है कि जो भी व्यक्ति आपको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं दे रहा है, उससे आप कभी थकते नहीं है। ये जो थकने वाली जो थ्योरी है, शायद, मुझे नहीं पता, मैं एक कयास लगा रहा हूं, ये उन
लोगों से आती है या उन नेताओं से आती है जो देखते हैं कि यार 20 साल हो गए, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, हमारी तो जनरेशन ही खत्म हो जाएगी। तो थकावट का फैक्टर थोड़ा इन्फ्यूज करो, तो थकावट का फैक्टर लगने लगता है कि हमारा नंबर कब आएगा। उनको भी वो थकावट नहीं है, लेकिन जनता तो ये देख रही है यार, जो सरकार होती है ना, 70 से 80% जनता का जीवन व्यापन सरकार जो उस प्रदेश की या देश की होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। चाहे रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी की सारी सुविधाएं ऐसे के पर आपने या किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इतने बड़े अंतर से मध्य प्रदेश में जीत जाएगी, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था बीजेपी संघर्ष कर रही है। और आप सोचिए कि यहां केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजकर चुनाव लड़वा दिया, सांसदों को कह दिया कि आप विधानसभा के चुनाव लड़िए। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री और उसको आप अच्छे से देखेंगे, 7 एमपीस और 3 मंत्रियों ने जो चुनाव लड़ा है, आप ये पाएंगे सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पे प्रहलाद सिंह पटेल जी ने चुनाव लड़ा है, जो कि बीजेपी ने जीती थी, उनके भाई वहां से जीते हुए थे, एमएलए थे। बाकी 6 जो सीटें हैं वो बहुत मुश्किल सीटें हैं। इतनी मुश्किल सीटें हैं कि दिमनी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव लड़वाया गया है, वहां पर 30-30, 40-40 हजार वोटों से कांग्रेस जीती हुई है। और इसके पहले वाले चुनाव में 2013 में जहां बीजेपी की 165 सीटें आई थी, वहां पर भी दिमनी में बीएसपी नंबर 1 पार्टी थी और तीसरे नंबर पे बीजेपी थी। तो ये लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? नहीं, इनमें से करीब करीब मैं कहूंगा सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन में। मतलब जो सांसदों को लड़ाया उसका लाभ सब जीत रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत चर्चा चल रही है, जैसे कि लोग कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तो पहली दूसरी लिस्ट में भी नहीं था। आप अच्छे से उसका आकलन करेंगे तो ये पाएंगे 2 लिस्ट में जो बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों को घोषित किया अगस्त और सितंबर के महीने में, बहुत पहले, उसमें सिर्फ एक प्रहलाद पटेल ऐसी सीट है जो एमएलए बीजेपी के थे। वो एक योजना के तहत सामने नजर आ रहा है कि ये सारी हारी हुई सीटों के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे, शायद ये जानते हुए कि कैंडिडेट को जिसको भी हम डिक्लेयर करें वहां मेहनत करने का समय मिलेगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं पहुंच पाती। जी, आपके डेटा में मैं ये भी देख रहा हूं कि इस बार बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे लाडली योजना थी, गांव की बेटी योजना जैसी जो चीजें होती हैं, इससे जो है महिलाएं आकर्षित होती हैं, और इस बार शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की, ये असल में महिलाओं के लिए काम कर गई? देखिए, जहां तक अगेन मैं कहूं मध्य प्रदेश की बात है, जैसे आपने भी बताया, गांव की बेटी 2005 से लेके लाडली लक्ष्मी 2007, वो सबसे फ्लैगशिप स्कीम थी। बहुत सारे राज्यों ने तो उसकी कॉपी भी की है। तो और उसके साथ साथ ये रह गई, और लाडली बहना योजना जो कि जून 10, 2023 से 1,31,00,000 महिलाएं, आप मानते हैं इस बात को, जहां की 1.5 करोड़ टोटल वो हो, आपके घर, उसमें से 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने की 10 तारीख को करीब 1,000 रुपए पहले अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में 1,250 रुपए जा रहे हैं। तो इनके साथ साथ आप ये भी पाएंगे कि जब 1+1 होता है तो 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। यहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं भी आप पाएंगे, जितनी भी हैं, इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे आवास योजना बहुत बड़ा गेम चेंजर है मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आवास मिला है। आयुष्मान भारत योजना हो, 5 लाख रुपए का बीमा, और खासकर कोरोना समय, ये अब 5 साल कोरोना का बोलते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती, कौन सा फैक्टर था? ये वेलफेयर स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री मोदी की का चेहरा था, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न डिक्लेयर करना था, ओबीसी वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ आ गई, इस वजह से था? क्या आप मानते हैं, या ये सब मिलाकर? बिल्कुल जरूर है। कोई भी जीत या हार किसी एक या 2 वजह से नहीं होती, उसकी तमाम वजह होती है। इसमें एक वेलफेयर स्कीम डिलीवरी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, चेहरा शिवराज सिंह चौहान का। हम जब पूछते हैं वोटरों से आपने इनको क्यों वोट किया, तो बहुत बड़ा नंबर करीब 15% आया, हमने शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से वोट किया। वो केवल एक नाम बोलती है। उससे बड़ा बेस्ट नंबर जो बहुत कम आता है वो नरेंद्र मोदी जी का नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1+1 होते हैं तो 2 नहीं, वो 11 हो जाते हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर ये कहावत हूबहू शामिल होती है। आपने जो ये आंकड़ा दिया है 140 से 162, असल में बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है ये।
और क्या आप खुद इससे कन्विंस्ड हैं कि वाकई में 140 से 162 सीटें आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले भी नहीं सोच रहे होंगे कितनी सीटें आई और उससे ज्यादा सीट आपने दे दी? बिल्कुल कह रहे हैं सही आप, बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि देखिए, ये तो एक एग्जिट पोल है, बहुत बार 64 में से 60 बार हम सही भी हैं और 4 बार गलत भी हुए हैं, तो इसमें भी गलत होने की संभावना हो सकती, बट सवाल है कितनी संभावना। 140 की 130 सीटें हो जाएंगी, लेकिन उसके उलट 160 की 170 सीटें भी हो जा सकती, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस मामले में यानी एक चीज हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार दोबारा बनेगी। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ ये हमारे दर्शक यहां आज आप नोट करके रख लीजिए और इसे रविवार को आप टैली कर लीजिएगा प्रदीप जी के साथ जब फाइनल नतीजे आएंगे। अब प्रदीप जी बात करते हैं राजस्थान की। जी। राजस्थान में बिल्कुल हम उल्टा देख रहे हैं जी। राजस्थान ने लोगों को चौंका दिया है। जहां हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, वहां अशोक गहलोत दोबारा से वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस दोबारा से वापसी कर रही है। तो जो फैक्टर्स मध्य प्रदेश में चले बीजेपी के लिए, ये राजस्थान में क्यों नहीं चले? उसका प्रमुख कारण है कि यहां भी राज्य सरकार, जो गहलोत सरकार, और खासकर पिछले 6 महीने में कर्नाटक की विक्ट्री के बाद ये देखा गहलोत सरकार ने, और महंगाई राहत कैंप, संजीवनी योजना, अन्नपूर्णा पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर भी राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम लोगों तक पहुंची है, और इसके चलते यहां भी आप देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। लेकिन यहां पर जैसे आपने कहा कि हर 5 साल में सरकारें चेंज होती हैं, तो यहां पर इस बार जो बीजेपी को डेंट पड़ा, तो बीजेपी का नंबर आना चाहिए था। बीजेपी की भी केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन यहाँ 1+1 नहीं हो रहा ना, वो इक्वल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ 1+1 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो 1 है वो कमजोर है। यहाँ 1 से आपका मतलब हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, तो मोदी और वसुंधरा की जो जोड़ी है वो 1+1 होनी चाहिए थी। जो फैक्टर, जो पुल फैक्टर था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का, वो फैक्टर वसुंधरा के लीडरशिप में नहीं था। ये आप मानेंगे? यहां आपका जो 1+1, एक 1 जो था वो कमजोर था। एक 1 बिल्कुल कमजोर था। और जैसे आपने वसुंधरा राजे जी की बात करी, तो आप ये पाएंगे, मान लीजिए, मुझे नहीं पता क्या होता, मान लीजिए कि यदि बीजेपी ने वसुंधरा राजे जी को डिक्लेयर किया होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो देखिए जब 2 कंटेंडर होते हैं तो उनका एक दूसरे से मुकाबला होता है ना, तो शायद बीजेपी ने यह सोचा होगा कि जिस हिसाब से आपको याद हो लास्ट 18 के चुनाव में लोग कहते थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बहर नहीं, उसके खिलाफ, यानी वसुंधरा जी के खिलाफ इतनी ज्यादा काइंड ऑफ लहर थी पिछले 18 के चुनाव में। हो सकता है इसके चलते गहलोत के सामने यदि आप वसुंधरा को रखते हैं आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, तो नेचुरली चूंकि वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है और अच्छी खासी डिलीवरी 6 महीने के अंदर की है, तो गहलोत का पलड़ा बहुत भारी होता। हो सकता है जो स्थिति शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में है, स्वीपिंग करते हमारे पोल में दिख रहा है, हो सकता है वो कांग्रेस स्वीप कर जाती। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि ये जो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस है, अन्नपूर्णा है, स्मार्टफोन दिए गए हैं महिलाओं को, मंथली बिजली पानी, ये सब का वो किया गया है, फिर बीजेपी कह रही है कि स्कूटी दे देंगे, 400 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, साल के 1200 रुपए गरीब छात्रों को दे देंगे, फ्री एजुकेशन वगैरह, मतलब फ्री फ्री फ्री। आपको ऐसा लगता है कि लोग अब जातियों को भूलकर ये फ्री के माल पर वोट डालते हैं, वेलफेयर स्कीम्स पर वोट डालते हैं? ये नया बदलाव देखने को मिल रहा है। जी, वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडर जो ये कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि बीजेपी ने जब ये प्रोमिसेस किए हैं, तो बीजेपी को केवल 1% का कम दिख रहा है, और सीटों के लिहाज से 90 और 96 मिड मार्क ले लें हमारा यदि राजस्थान पोल का, तो 90 और 96 केवल 6 सीटों का फर्क रह गया है। बट यहां पर राजस्थान में दिक्कत ये हुई है बीजेपी के साथ कि बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के रिबेल अच्छी बड़ी संख्या में थे। रिबेल यानी विद्रोही उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने दूसरी पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसमें हमारे पोल में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में डेंट किया है निर्दलीय ने या विद्रोही उम्मीदवार, रिबेल उम्मीदवार ने बीजेपी के बनिस्बत के कांग्रेस के। तो ये जो एक बात है, राजस्थान में पिछली बार भी करीब 27 सीटें दीगर पार्टी या निर्दलीय की आई थी। दीगर पार्टी यानी छोटी पार्टी,
27 सीटें, 27 बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि आज के समय में कहीं पर भी तो नहीं बागी उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। है, लेकिन आप ये मानेंगे कि अशोक गहलोत ही वापस लौट रहे हैं? नहीं, ये मैं पूरे दावे के ये साथ यहाँ 19-20 है बिल्कुल। ये 19-20 है, बिल्कुल आपने सही कहा। पेंडुलम कहीं भी खसक सकता है। आज पोल में नजर आ रहा है कि थोड़ा सा मामूली सा, यानी वो तो हंग असेंबली है ना जी दोनों, 90 और 96 जो पिछली बार मध्य प्रदेश में था, जो आपने बात करी, मैं वो बताना रह गया कि पिछले बार 15 साल की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी बहुमत के साथ। 114 और 109 सीटें मिली थी कांग्रेस और बीजेपी को। तो यहां पर स्थिति आप देखेंगे सेम स्थिति नजर आ रही है जो पिछली बार मध्य प्रदेश में थी। इस बार वो स्थिति राजस्थान में हमारे पोल के मुताबिक 90 और 96 ये मेजॉरिटी मार्क है। बीजेपी 100 तक भी जा सकती है, कांग्रेस भी 106 तक जा सकती है और हंग असेंबली भी। यहाँ आप सेफ खेले हैं, ये कहना पड़ेगा। यहाँ आप सेफ खेले। मध्य प्रदेश में आपने बड़ा रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने मध्य प्रदेश में। यहाँ आप सेफ खेल रहे हैं। नहीं, अब सेफ क्या खेल रहे हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार खेलना पड़ता है। तब जनता दोनों का आंकड़ा जो आ रहा है करीब करीब बराबर आ रहा है, तो हमारे पास चॉइस सेफ खेलने के सिवा कुछ है नहीं। स्थिति ऐसी। अब मैं जल्दी से छत्तीसगढ़ पर आता हूं। छत्तीसगढ़ पर आपका वहां भी ऐसा ही लग रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं लग रहा कि निर्णायक है। बिल्कुल कांग्रेस आगे है, 40 से 50 आप दे रहे हैं, बीजेपी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन बीजेपी को भी आपने सरकार बनाने की स्थिति में रखा है। बीजेपी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो तो बैठी हुई है नंबर पर, ये लग रहा है। तो इसका आंकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ अगेन आदिवासी बाहुल्य राज्य है, 34% आदिवासी होते हैं। यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने तो काम किया, डिलीवरी भी काफी की, 2-3 उनकी फ्लैगशिप स्कीम ने अच्छा काम किया, जैसे गोधन योजना वगैरह। बट यहां पर भी देखिए बीजेपी की लोकल लीडरशिप की कमी खली। यदि कि यहां पर कोई क्रेडिबल लोकल लीडरशिप होता, मैं हमेशा बोलता हूं ना, दो आदमियों में एक को चुनना इससे है। हमें देखिए इससे क्या इंसाइट आ रहा है, बीजेपी वहीं चलती है जहां डबल इंजन है। बिल्कुल। और जहां डबल इंजन नहीं है, जहां आपने दिल्ली से आने वाले बड़े इंजन पर ज्यादा जोर डाल दिया, वहां बीजेपी थोड़ा चरमराने लगती। बिल्कुल सही। तो प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर इतना बोझ डालना बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। ये एक इंसाइट आ रहा है निकल के। बिल्कुल सही आ रहा है। आप यही इंसाइट जैसे उत्तराखंड में देख लीजिए, बीजेपी ने रिपीट किया ट्रेडिशन के खिलाफ, क्योंकि वहां पर काम भी उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी में उत्तराखंड के मतदाताओं ने पूरा का पूरा विश्वास जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के फेवर में दिया। आप उत्तर प्रदेश वो बड़ा राज्य है, वहां पर भी प्योर डबल इंजन योगी और मोदी का चला। जहां पर भी ये कमजोर होता है, जैसे कि कर्नाटक में आपने देखा 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। उसमें एक जेडीएस के भी थे, कांग्रेस के अलायंस में बीजेपी के भी थे। तो जनता कुछ निर्णय नहीं कर पाती है और एक निर्णायक तरीके से जनता जो है, जिसको भी आज के डेट में सरकार बनाने तो बीजेपी को हर राज्य में एक लोकल प्लेयर भी चाहिए, और उसके बिना होगा उसके बिना नहीं होगा। क्योंकि ब्रांड इक्विटी जो होती है ना, ब्रांड होता है वो तो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत दूर होता है। जब तक आउटलेट या रिटेल काउंटर नहीं हो ना जमीन पे, तो वो ब्रांड इक्विटी को कन्वर्ट करना वोट के लिए आपको वहां पर तो तंत्र चाहिए और क्रेडिबल फेस चाहिए। आखिरी सवाल, इन तीनों राज्यों से हमारी सीख क्या है? आने वाले समय में जो डिलीवरी है वेलफेयर स्कीम्स की, क्या उसी के आधार पर चुनाव जीते या हारे जाएंगे? और क्या ये वेलफेयर स्कीम्स अब जातियों पर, ओबीसी फैक्टर, ये एससी एसटी, ये वोट बैंक, वो वोट बैंक, ये कमजोर पड़ जाएगा? जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई नई जाति जो है ना, वो है गरीबी। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने पहले भी कहा कि करीब 70 से 80% जनसंख्या किसी भी प्रदेश की या इवन देश की सरकार के ऊपर निर्भर करती है। तो जो मैं उसको कभी भी फ्रीबीज नहीं मानता। सरकार का ये काम है। आप सरकार में हैं क्यों? बिजनेस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, और जो हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए सुख सुविधाएं देनी है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो डिलीवरी के बिना कुछ नहीं होगा। डिलीवरी होगा तो उसके साथ साथ और भी चीजें महत्वपूर्ण होंगी, नेता होगा, जाति होगी, सब कुछ होगा। बट सबसे पहले तो आपको चुना ही इसीलिए है कि आप कुछ करें हमारे लिए। ये जनता और वो लीडर, नेता और जनता के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। लीडर जाता है अपना वोट मांगने के लिए, वो
कुछ ना कुछ वादे तो करता ही है ना, तो वादे नेचुरली इन्हीं डिलीवरी इन्हीं के इर्द गिर्द तो करता है। तो जनता समझदार हो गई है, जनता बिल्कुल समझदार हो गई। उसको ये पता है कि ये जो 3 तरह की रोड है, इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है या इसके लिए राज्य सरकार या इसके लिए केंद्र सरकार। जनता को अब ये बात समझ में आने लगी है। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप मध्य प्रदेश में बहुत रिस्की खेले हैं, बाकी 2 राज्यों में आप सेफ खेले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो टैली है ये काफी हद तक संडे को, रविवार को मैच करेगी। बस आपके दर्शकों के लिए एक और बता दूं, मिजोरम में भी जो है एक नई पार्टी ZPM, जिसको कि एक 74 ईयर के IPS ऑफिसर ने, जो 84 में लोकसभा के MP चुने गए थे, उन्होंने फॉर्म की थी। पिछले बार 8 सीटें आई थी, उन्होंने सबने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, एक मूवमेंट बनाया, जोरंग ZPM इज जोरंग पीपल मूवमेंट, और उसके चलते वो 40 में से करीब करीब 30 से 35 सीट जीतने की स्थिति में फर्स्ट टाइम की। देखिए ये भी सीखने वाली बात है, और देश कैसे बदल रहा है, चुनाव कैसे बदल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। और रविवार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आज तक पे सुधीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम एक एक करके आपको जल्दी से एग्जिट पोल के आंकड़ों का विश्लेषण करके बताते हैं, और इसकी शुरुआत हम राजस्थान से ही करते हैं। वैसे तो प्रदीप जी ने सब कुछ आपको समझा दिया है कि कौन सा आंकड़ा क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन अब जल्दी जल्दी आपको उनका विश्लेषण बताते हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 है, यानी 100 के आंकड़े पर दोनों ही पार्टियां बैठी हुई हैं। 19-20 का दोनों में फर्क है। राजस्थान के रेगिस्तान में इस बार जीत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, दोनों के पास 100 है, बीजेपी ने 100 को छू लिया है और कांग्रेस 100 को पार कर गई है, और इस बात को आप वोटों के अंतर से भी समझ पाएंगे। देखिए राजस्थान में इस बार कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं, वोट शेयर 42% है, और बीजेपी का वोट शेयर है 41%, 1% का फर्क है। और दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर देखिए कितना छोटा अंतर है, 1%, जो वर्ष 2018 में भी इतना ही था। पिछली बार कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे और बीजेपी को 38.8%। हालांकि सीटों के मामले में यह अंतर काफी ज्यादा हो गया था। पिछली बार कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और बीजेपी ने सिर्फ 73 सीटें जीती थी, जबकि आप देखिए अंतर लगभग 1% का है वोट शेयर में। इस बार अनुमान है कि बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 86 से 106 मिल सकती हैं, और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा जैसा मैंने आपको बताया 100 है, और यह आंकड़ा दोनों में से कोई भी हासिल कर सकता है। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटें कुल 8 क्षेत्रों में बटी हुई हैं, जिनमें 5 क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 3 क्षेत्रों में बीजेपी आगे दिख रही है। यह सब आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस को जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी, अहिरवाल और ढूंढर क्षेत्र में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी हड़ौती और मेवाड़ के 2 क्षेत्रों में कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में राजस्थान को लेकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है, जो आप जल्दी से सुन लीजिए। पहली बात, राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कांग्रेस की, और इसका श्रेय जाता है स्वयं अशोक गहलोत को। कुछ क्षेत्रों और समुदाय में कांग्रेस और अशोक गहलोत से लोग नाराज जरूर थे, लेकिन यह नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं थी कि सत्ता विरोधी लहर का रूप ले पाती। दूसरा, राजस्थान में कांग्रेस को दलित, आदिवासी, मेघवाल और मीणा जाति के सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और मुसलमानों के लिए भी राजस्थान में कांग्रेस पहली पसंद रही है, यानी राजस्थान के मुसलमानों ने भी कांग्रेस को ही अपना वोट दिया है। राजस्थान में कांग्रेस को मुसलमानों के 83% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को मुसलमानों के सिर्फ 5% वोट मिले हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि राज्य कोई भी हो, मुसलमानों के एक मुश्त वोट कांग्रेस को ही मिल रहे हैं। और राजस्थान के मामले में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में 9% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसलिए आप यह समझिए कि जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो किसी खास कारण, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। मुस्लिम वोटों के अलावा दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा अपने वोट दिए हैं, यानी कमजोर वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ दिख रहा है। कांग्रेस को दलित समुदाय के 57% और बीजेपी को सिर्फ 26% वोट मिले हैं। इसी तरह कांग्रेस को आदिवासी
वोट 51% और बीजेपी को सिर्फ 29% मिले हैं। अगर बीजेपी को की बात करें तो बीजेपी को गुर्जर, जाट, ओबीसी और सामान्य वर्ग के सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को गुर्जर समुदाय के 43%, कांग्रेस को 39%। गुर्जर समुदाय से आने वाले नेता सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ये एक बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा बीजेपी को जाटों के 42% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 36% वोट मिले हैं। ओबीसी समुदाय के बीजेपी को 55% और कांग्रेस को सिर्फ 29% वोट मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस ने ओबीसी वोटों की सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जो जातिगत जनगणना का कार्ड खेला था, उससे पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। अब आप ये देखिए कि राजस्थान में फ्री बीज यानी सोशल वेलफेयर स्कीम्स और उनके वादों, कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे चुनावी समीकरणों को बदल दिया। अशोक गहलोत की सरकार ने चुनाव से कुछ समय पहले ऐसी कई योजनाएं लागू की जिनमें किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही थी। आम लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया और सरकार ने ऐसी योजनाओं का भी ऐलान किया जिनमें महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए गए और लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक स्कीम भी शुरू की गई। और यहां बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, यानी राजस्थान में अशोक गहलोत ने तो अपना खजाना ही खोल दिया आम जनता के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि 12वीं कक्षा में पास होने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, 400 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, गरीब युवाओं को हर साल 1200 रुपए देगी, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही राजस्थान का चुनाव फ्री बीज वाली योजनाओं पर लड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मूल समस्याओं से ज्यादा फ्री बीज की इस राजनीति ने इन पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट दिलवाए हैं। इसलिए एक बड़ी सीख यह है कि ये जो फ्री बीज वाली राजनीति है, ये जो फ्री के माल वाली राजनीति है कि आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लोन माफ कर देंगे, बिजली पानी सब कुछ मुफ्त हो जाएगा, ये राजनीति नेताओं को अब नेताओं के काम आ रही है, पार्टियों के काम आ रही है। ये जो फ्री का माल है ये चुनाव जितवा रहा है। इसलिए अब ये जान लीजिए कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स वाली राजनीति है, फ्री बीज वाली राजनीति है, मुफ्त वाली राजनीति है, ये अब हमारे देश में और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, अब और ज्यादा बढ़ेगी। अब अगली बार वोटर और ज्यादा डिमांड करेगा कि भाई इस बार आप आए हो तो बताइए और क्या क्या दोगे। यहां एक और बड़ी बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी को 17% वोट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग अब पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाते हैं तो उनके जहन में चेहरा एक ही होता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और बीजेपी के लिए वोटिंग में यह सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। राजस्थान के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। कितनी सीटें? 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए, वो तो गहलोत साहब ने मिशन 156 और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक का अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात। अब आपको जल्दी से यह बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, यानी यह मैच भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जाएगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा है 46 और राजस्थान की तरह यहां भी दोनों ही पार्टियां 46 के आंकड़े पर बैठी हैं। बीजेपी को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो 46 तक पहुंच जाएगी और कांग्रेस तो 46 के आंकड़े पर बैठी ही है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है और अगर ऐसा होता है तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले काफी सीटों का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2018 में कांग्रेस को राज्य की 90 में से 68 सीटें मिली थी और बीजेपी की सिर्फ 15 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन आज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस को 18 से 28 सीटें
कम मिलने का अनुमान है। 18 से 28 सीटों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, जबकि बीजेपी को इस बार 21 से 31 सीटों का फायदा हो रहा है। तो जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है वो सारी सीटें बीजेपी के लिए बीजेपी की झोली में जा रही हैं। इसके अलावा इस बार दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर भी बहुत ही कम हो सकता है। कांग्रेस को इस बार 42% और बीजेपी को सिर्फ 1% कम 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 33% वोट मिले थे। पहले 10% का अंतर था। इसका मतलब यह है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 10% वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये जो अंतर है ये भर गया है। इस बार अंतर सिर्फ 1% का अंतर रहा है। बीजेपी से 10% ज्यादा वोट पिछली बार कांग्रेस को मिले थे, इस बार वोटों का यह अंतर सिर्फ 1% है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ की 54 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। 2018 में भी केजरीवाल की पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तब भी उनकी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार भी आम आदमी पार्टी की स्थिति ज्यादा नहीं बदलने वाली, पहले जैसी ही स्थिति है। अब आप यह देखिए कि छत्तीसगढ़ में दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किसे वोट दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के सबसे ज्यादा 75% वोट कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमानों ने ही वोट दिया है। और फिर मैं आपको वही बात कहता हूं कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस जो हर राज्य में हर जगह मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करती है किसी भी प्रकार से, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और इस बार भी राजस्थान में भी हमने देखा सारे मुस्लिम वोट जा रहे हैं कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम वोट जो हैं वो कांग्रेस को जा रहे हैं। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के सबसे ज्यादा 62% वोट बीजेपी को मिले। अब देखिए बीजेपी को कौन वोट दे रहा है, सामान्य वर्ग के लोग। सिर्फ 21% वोट कांग्रेस को मिले हैं सामान्य वर्ग के। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जातिगत जनगणना के मुद्दे से कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस ने जो है यह मुद्दा उठाया था कि ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय के जो 31% वोट हैं उनमें से सबसे ज्यादा 49% बीजेपी को मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को ओबीसी समुदाय के सिर्फ 36% वोट मिल सकते हैं। इसलिए भी यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी के 31% वोटर्स हैं। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं, और इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी से अनुमानों में थोड़ी आगे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में दलित समुदाय के 15% और आदिवासी समुदाय के 34% वोट है। अगर इन दोनों को मिला दें तो लगभग 50% वोट अकेले इन दोनों के हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में, यानी दलित और आदिवासी मिलकर 50% वोट हैं। और अनुमान है कि इनमें से ज्यादातर वोट चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस को दलित समुदाय के 48% और बीजेपी को 35% वोट मिले हैं, जबकि आदिवासी समुदाय के 47% वोट कांग्रेस को मिले हैं और 33% बीजेपी को मिले हैं। इसके अलावा चुनाव में बीजेपी को महिलाओं के वोट ज्यादा मिले हैं और कांग्रेस को पुरुषों के ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को पुरुषों के 43% और बीजेपी को 39% वोट मिले हैं। यहां बड़ी बात यह है कि पिछली बार की तुलना में बीजेपी को पुरुषों के 7% ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि अनुमान है कि कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले पुरुषों के सिर्फ 1% वोट ज्यादा मिले हैं। इसी तरह बीजेपी को पिछली बार महिलाओं के 34% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को महिलाओं के 43% वोट मिल सकते हैं, और कांग्रेस को महिलाओं के इस बार 41% वोट मिलने का अनुमान है। यानी महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट दे रही हैं। महिला वोटों में भी गृहिणियों के सबसे ज्यादा 43% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं और कांग्रेस को गृहिणियों के 41% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया था, जिसकी वजह से यह अनुमान है कि बीजेपी को महिला वोटर्स के ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा अनुमान है कि इस बार छत्तीसगढ़ में युवाओं के सबसे ज्यादा वोट भी बीजेपी को ही मिल रहे हैं।
बीजेपी को 18 से 25 साल के युवाओं के सबसे ज्यादा 44% वोट मिले हैं और 26 से 35 साल के युवाओं के 42% वोट भी बीजेपी को मिले हैं, जबकि 36 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। यानी 35 से जो नीचे के जो वोट हैं, 35 साल से नीचे के, वो तो बीजेपी को दे रहे हैं और 35 साल से ऊपर के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। संक्षेप में कहे तो कांटे की टक्कर में अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतती है तो उसकी जीत में महिला, शहरी, सामान्य वर्ग, युवा और ओबीसी समुदाय के वोटर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ का चुनाव जीती तो इसमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ग्रामीण वोटर्स की एक बड़ी भूमिका होगी। ये वोटर्स के दो अलग अलग सेट, दो अलग अलग टीम बन गई है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो ऐसे में मायावती के बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी जीजीपी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन में छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा है और इन दोनों पार्टियों को 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और ये सीटें हंग असेंबली की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकती हैं। फिर यही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। एग्जिट पोल में यह बात भी पता चली कि अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा ना किया होता तो शायद कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर ना दे पाती, लेकिन कर्ज को माफ करने के इस वादे ने कांग्रेस की स्थिति चुनाव में मजबूत की है, यानी कांग्रेस को बचा लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को मिले कुल वोटों में 21% कर्ज माफी के इसी मुद्दे पर डाले गए हैं। सोचिए कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा बन गया, 21% वोट तो यहीं से आ गए, जबकि कुल वोटों में यह मुद्दा 10% वोटर्स की प्राथमिकता में रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चुनाव में 20% वोटर्स ने अपनी पसंद की पार्टी को वोट डाला है, यानी उनका जो किस कारण से वो वोट डालते हैं, तो पहला फैक्टर है वो है कि मैं अपनी पसंद की पार्टी को वोट डालूंगा, यानी पार्टी के प्रति जो मेरी लॉयल्टी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। 20% लोग, 10% वोटर्स ने उम्मीदवार को देखकर वोट डाला, 10% लोगों ने विकास के नाम पर डाला, 8% ने परिवर्तन के लिए वोट डाला कि हमें तो बदलाव चाहिए, 5% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर अपना वोट डाला और सिर्फ 1% लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा देखकर उनके लिए अपना वोट डाला है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है ना, और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। और अब आखिर में आपको मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल दिखाते हैं, जहां MY फैक्टर की वजह से इस बार चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यहां MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं है, बल्कि इसका मतलब है महिला प्लस युवा। देखिए कैसे राजनीति की जो डेफिनेशन है, परिभाषा बदल रही है। एक जमाने में M+Y माना जाता था मुस्लिम प्लस यादव, लेकिन अब यह माना जाता है महिला प्लस युवा। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला और युवा वोटर्स के जबरदस्त समर्थन की वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 140 से 162 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, यानी कांग्रेस यहां बहुत पीछे छूट गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी को 47% वोट मिल सकते हैं। वोट शेयर बीजेपी का है 47% और बीजेपी को, कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं और दोनों पार्टियों में वोटों का यह अंतर 6% का हो सकता है। देखिए बीजेपी 47, कांग्रेस 41, जबकि पिछली बार दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में बराबर वोट परसेंटेज मिला था, दोनों को 41% वोट मिले थे। इस बार लेकिन बीजेपी बहुत आगे निकल गई
और दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर भी पिछली बार बहुत ही कम रहा था। पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी। देखिए कितना कम अंतर है, 5 सीटों का अंतर था। और उस समय निर्दलियों की मदद से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिल सकता है और इसे बीजेपी की इस जीत का कारण होगा M+Y फैक्टर, यानी महिला प्लस युवा वोटर्स का फैक्टर। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं के 50% वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस को 40%। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को मिलने वाले महिला वोटों में 6% की वृद्धि हो सकती है, यानी इस बार मध्य प्रदेश की महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया और इसी तरह युवाओं के वोट भी बीजेपी को ज्यादा मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 18 से 25 साल के युवाओं के 44% और कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं। इसी तरह 26 से 35 साल के युवाओं के 47% बीजेपी को गए हैं और कांग्रेस को 40% वोट मिल सकते हैं और MY का यह फैक्टर मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे सही साबित होते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई तरह के नए नए प्रयोग किए थे। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बना दिया और इस फैसले पर काफी बहस हुई थी। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी का यह दांव काम कर गया है। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया और बीजेपी ने यह पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा और वोटर्स को कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री कौन होगा हम बाद में तय करेंगे। इसका बीजेपी को फायदा मिला और एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार बड़े अंतर से जीत सकती है। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे करीब से तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे देश की महिलाओं के लिए, चाहे आप इन राज्यों में नहीं भी रहती हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए संदेश है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहती हैं, अब महिलाएं तय करती हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी। और ये हमारे देश के समाज में और खास तौर पर हमारे राजनीतिक सिस्टम में आने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट भी डालती हैं और महिलाएं ही ये तय करती हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब भारत की ज्यादातर सब बड़ी पार्टियां जब अपनी योजनाएं बनाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स बनाती हैं, तो वो महिलाओं को ध्यान में रखकर अपनी स्कीम्स बनाती हैं। और आज ये जो संकेत मिल रहा है, इससे हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि भारत का समाज 75 साल के बाद ही सही आजादी के, लेकिन अब बदल रहा है। महिलाओं के हाथ में ताकत आ रही है, महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं और अब महिलाएं तय करती हैं। और देखिए, चुनाव एक इतना बड़ा औजार है, वोट इतना बड़ा औजार है एक लोकतंत्र में कि अगर नेताओं को और पार्टियों को समझ में आ गया कि अगली सत्ता की जो चाबी है वो महिलाओं के हाथ में है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में महिलाओं के प्रति पार्टियों का नजरिया और बदलेगा और महिलाएं और बड़ी भूमिका भारत के राजनीतिक सिस्टम में निभाने लगेंगी। और शिवराज सिंह चौहान इस बात को समझ गए थे, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो महिलाओं के लिए काफी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए मध्य प्रदेश में। और लाडली बहना योजना जो है वो तो बहुत ही ज्यादा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि लाडली योजना की वजह से काफी, और देखिए यहां एक मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं कि 2023 में
अगर पीछे आप जाएं 2003 से लेकर जो महिलाओं का जो आंकड़ा है वो कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां आपको महिलाओं की जो भागीदारी है वो आपको दिखाई दे रही है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, देखिए 2003 में महिलाओं की जो भागीदारी थी कुल 62 सीटों पर थी, 62, 66, 70, 74 और 76 बढ़ते बढ़ते ये कहां पर आ गई है देखिए आप। तो जेंडर वाइज वोटर टर्नआउट जो है महिलाओं का 62 से बढ़कर अब 76% हो गया है मध्य प्रदेश में, जिससे आपको यह पता चलेगा कि उनकी भागीदारी कैसे बढ़ी है। अब जल्दी से आपको मिजोरम का एग्जिट पोल दिखा देते हैं, क्योंकि आपको यह नहीं लगे कि मिजोरम इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी जीत सकती है, एक ही क्षेत्रीय पार्टी, और वो भी नई पार्टी जिसका नाम है जोराम पीपल्स मूवमेंट, ZPM। और ये पार्टी बहुत नई पार्टी है, 2017 में बनी है। सोचिए, सिर्फ 6 साल पुरानी पार्टी है। और एग्जिट पोल के मुताबिक मिजो नेशनल फ्रंट को सिर्फ 3 से 7 और कांग्रेस को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। और मिजोरम में बीजेपी को 0 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी मिजोरम में जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो बिल्कुल साफ हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी आई है ZPM, जो नई पार्टी है, वो स्वीप कर रही है। मिजोरम में अभी तक कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच चुनावी संघर्ष होता रहा है और ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में आती जाती रहती हैं। और अब भी मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की ही सरकार है, लेकिन इस बार ये पार्टी हार रही है। और मिजोरम की जनता ने बता दिया कि उन्हें अब बदलाव चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, परिश्रम से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती हैं और जो धोखे से हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। नमस्कार।